हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए है। और इस वीडियो में ईवीएस के लिए हम जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट सितंबर के लिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए। जितना हो सके उतना पीवाईक्यू आप लोग जो है सॉल्व करते रहिए, क्योंकि पेपर के लिए आपका समय बहुत कम बचा है। तो आइए चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें बीज होते हैं। तो सब्जियों और फलों में से आपको उन्हीं विकल्पों में चुनना है जिनमें बीज होते हैं। तो देखिए, पहला वाला विकल्प है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। अभी देखिएगा यहाँ पे खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। उसके बाद करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। उसके बाद है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। फिर है करेला, चीकू, भिंडी और टमाटर। तो आपको बीज वाला ही विकल्प चुनना है। तो देखिए, हर फल या सब्जी में बीज नहीं होते। कुछ में हम जड़, तना या पत्ती खाते हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। अब जैसे कि देखिएगा कि आलू, तो आलू एक भूमिगत तना है, इसमें बीज नहीं होते। और प्याज भी एक भूमिगत तना है, इसमें भी बीज नहीं होते। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर फल या फल वाली सब्जियां हैं और इनमें बीज पाए जाते हैं। इसलिए इन 6 वस्तुओं में बीज होते हैं। यानी कि किस में, तो देखिएगा यहाँ पे करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, इनमें जो है तो बीज होते हैं। इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आलू देखिए, इसमें भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो इसमें प्याज दिया गया है, और डी में देखिए तो आलू दिया गया है। इसलिए ये तीनों जो है तो नहीं होगा। केवल सी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु वो भालू नहीं है, और यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। और उस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। यानी कि ये जो है तो ये बहुत आलसी प्रवृत्ति का होता है ये जानवर। अब आइए देखिएगा कि वह जानवर कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए चिंपैंजी, सेकंड है लंगूर, थर्ड है पैंडा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्लाथ। तो देखिए कि भालू जैसा दिखने वाला, तो भालू जैसा दिखने वाला जानवर है स्लाथ। और ये सारी विशेषताएं जो है तो इस स्लाथ की हैं, क्योंकि स्लाथ प्रतिदिन 17 घंटे पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है और वह उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पर वह रहता है। और उसकी औसत आयु जो है तो वो 40 वर्ष होती है। और अपने देखिए तो यह अपने पूरे जीवन काल में, यानी कि स्लाथ जो है तो अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमता है। और सलाद का शरीर का तापमान जो होता है तो उसके शरीर का तापमान कम से कम 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 93 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए यह छाया में ही रहता है और सप्ताह में एक बार यह मल त्यागने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। और ये सभी लक्षण जो है तो ये सभी लक्षण पूरी तरह से सलाद से ही मैच खाते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कॉलम फर्स्ट में दिए गए स्थानों के नाम और साथ में कॉलम सेकंड में दिए गए स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान करना है। अब असम, तो असम के सामने दिया गया है देखिएगा, पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर असम में बनते हैं। या फिर नेक्स्ट देखिएगा लद्दाख, तो लद्दाख में पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के समतल छतें होती हैं। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर होते हैं। उसके बाद राजस्थान में तो बर्फ़ के घर इग्लू, इसके सामने दिया गया है मिट्टी के घर कंटीली झाड़ियों से बनी छतें। अब यहाँ पे आपको मैच करना है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले असम का देखिए, तो देखिए असम में जो घर बने होते हैं तो असम में घरें बनो
असम में बने घरों की विशेषताएं जो होती हैं, तो ये बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर होते हैं, ठीक है, असम में। उसके बाद देखिएगा अगला वाला, असम की बात देखिए लद्दाख में। तो देखिए लद्दाख के घरों की विशेषता होती है कि ये पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें होती है यहाँ पर। उसके बाद देखिए हिमाचल यानी कि मनाली में। तो देखिए मनाली के घरों की विशेषताएं होती हैं, पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर यहाँ पे होते हैं मनाली में। अब राजस्थान के घर देखिएगा, तो राजस्थान के घर जो होते हैं ये होते हैं मिट्टी की घर, कंटीली झाड़ियों से बने घर होते हैं राजस्थान के। इसलिए देखिएगा पहले का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का पांचवा होगा, ठीक है। तो पहले का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का पांचवा, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इनकी विशेषताएं देखिए कि असम में भारी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ के घर बांस के खंभों पर ऊंचे उठे होते हैं। उसके बाद लद्दाख, तो लद्दाख देखिए ठंडा और सूखा क्षेत्र होता है और यहाँ के घर जो हैं तो लकड़ी का फर्श और समतल छतें पाई जाती हैं। फिर देखिए मनाली के घरों की विशेषताएं, तो मनाली हिमाचल प्रदेश और ये पहाड़ी है, यहाँ बर्फबारी और बारिश होती है, इसलिए यहाँ पत्थर लकड़ी के घर ढालू छतों वाले बनते हैं। और राजस्थान में वर्षा कम होती है, अतः यहाँ मिट्टी के घर और कंटीली झाड़ियों की छतें पाई जाती हैं। इसलिए आपका जो है सही मिलान आपका यहाँ पे होगा पहले का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का पांचवा। अतः ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। हमारी पृथ्वी जो है तो ये ग्लोब की भांति गोल है और वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, तो वह देश कौन सा है? ऑप्शन देखिए पहला कि वो देश है अल्जीरिया या अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रिया। तो देखिएगा यहाँ पे कि पृथ्वी गोल है और गुरुत्वाकर्षण सभी के केंद्रों की ओर खींचता है, इसलिए ऊपर और नीचे सापेक्ष है। जो व्यक्ति भारत में खड़ा है उसके सापेक्ष यानी विपरीत गोलार्ध में खड़ा व्यक्ति उल्टा दिखाई देगा और भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और अर्जेंटीना जो है तो अर्जेंटीना ये दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। यह भारत के बिल्कुल विपरीत यानी कि चतुर्थांश में आता है, क्योंकि देखिए कि गुरुत्वाकर्षण हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है, इसलिए भारत और अर्जेंटीना के लोग एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे खड़े होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है लेकिन पूर्वी देशांतर में यह भारत के सीधे विपरीत नहीं है। और अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया तो दोनों उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इनके सापेक्ष भारत के लोग उल्टे नहीं हैं। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। देखिए सेम इस तरह का पैटर्न बनेगा, ये भारत है ये अर्जेंटीना, यानी कि सेम उल्टा होगा, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। अब इस नित्य प्रयोग से उसके खेतों की मिट्टी क्या बन जाएगी, यानी कि डाट डाट बन जाएगी। तो उसकी खेतों की मिट्टी केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बन जाएगी या अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी या जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बन जाएगी या अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। तो देखिए कि जब एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी से समान पोषक तत्व तो लगातार खींचते रहते हैं और अधिक उर्वरक और कीटनाशक मिट्टी के लिए लाभकारी जीवों को मार देते हैं, क्योंकि मिट्टी को स्वयं पुनः पूर्ति का अवसर नहीं मिलता और लंबे समय तक ऐसा करने पर मिट्टी में कोई पोषक तो नहीं बचता, अतः यह मिट्टी किसी भी फसल के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए यह अनुपयुक्त रहती है। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह
ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। अब ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे। पहला वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। सेकंड है कि परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। थर्ड है कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कि काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। तो आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यक्रम में 6 थीम है और वे 6 थीम पहला है परिवार और मित्र। इसमें देखिए कि इसमें रिश्ते, काम और खेल, जानवर, पौधे आदि शामिल होते हैं। और दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है जल, पांचवा है यात्रा और छठा है कि चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। और प्रश्न में 4 थीम का सही समूह आपको चुनना है। तो 4 थीम का सही समूह आपका देखिएगा तो सही समूह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। तो शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके आपसे पूछा जा रहा है कि एक टीचर होने के नाते आप शिक्षार्थी की पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करेंगे। उसके बाद बी है कि एक छात्र के काम की सीधी वस्तुओं का चयन करना है। सी है कि छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। डी है कि इसमें समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को एकत्र करना। अब यहाँ पे चारों विकल्प देख लीजिएगा। पहले में है कि ए बी सी सही है, ए डी सही है, या ए बी डी सही है, या ऑप्शन नंबर डी है कि ए सी और डी सही है। तो देखिए यहाँ पे आपका बी जहाँ जहाँ है उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। बी जो है ये गलत है कि एक छात्र के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। तो बी जो है ये नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए विशिष्ट कारण से कार्य करना यानी कार्य चुनना उचित होता है और छात्र को स्वयं अपना काम चुनने देना जिम्मेदारी और स्वामित्व होता है, ये कह रहा है विकल्प सी। उसके बाद डी कह रहा है कि एक समय अवधि में विभिन्न स्तरों के काम एकत्र करना ये प्रगति को दिखाता है, लेकिन सभी वस्तुएं शामिल करना बी में कहा जा रहा है, तो ये गलत है क्योंकि इससे चयन में भ्रम होता है। अतः आपका बी नहीं होगा, केवल ए सी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। तो ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में कौन सा सही है। पहला वाला ऑप्शन देखिए कि ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये सही है। या अगला वाला ऑप्शन देखिए ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। या फिर सी है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। या ऑप्शन नंबर डी है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो देखिएगा यहाँ पे कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 ईवीएस जो है तो एक एकीकृत विषय है जो कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं को एक साथ लाता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 में स्पष्ट कहा गया है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम इन तीनों क्षेत्रों का विषयगत एकीकरण है, न कि केवल दो का। अतः यह एकीकरण बच्चों को वास्तविक जीवन की बहुविषयक पर्यावरणीय चुनौतियों को समझाने में मदद करता है और इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सीखने को रटने की बजाय अनुभव और अंतःक्रिया पर आधारित बनाना है। अतः आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है, तो वो है
ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, यानी कि ये कथन जो है तो ये सही है। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। अब इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। अब ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन की परिकल्पना बनाना, यह विकसित किया जा सकता है, या समालोचनात्मक चिंतन, गहन चिंतन, या रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो देखिएगा यहाँ पे सर्वेक्षण जो है तो एक ऐसी विधि है जिसमें डेटा एकत्र करना, लोगों से बातचीत करना और जानकारी को रिकॉर्ड करना शामिल होता है, और इससे मुख्यतः रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल विकसित होते हैं। क्योंकि देखिएगा कि सर्वेक्षण के दौरान शिक्षार्थी विभिन्न ईंधनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, और इस प्रक्रिया में वे लोगों से बातचीत करते हैं और उनके उत्तर सुनते हैं और उन्हें रिकॉर्ड यानी कि लिख कर रखते हैं। और यह गतिविधि विशेष रूप से रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल को सीधे विकसित करती है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल। क्योंकि इसमें देखिएगा तो पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुख्य जोर जो है तो डेटा संग्रह और सुनने पर ही होता है। अतः आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सीखने के लिए सतत आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो सीखने के लिए सतत आकलन के आवश्यक तत्व, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है, ये है। बी है कि इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए, या सी है कि यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता। तो देखिएगा यहाँ पे पहला वाला विकल्प कि ए, बी और सी सही है, या फिर ए, सी और डी सही है, या केवल बी, सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी है केवल ए और डी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि सतत आकलन यानी कि कॉन्टिन्यूअस असिस्टमेंट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट सीखने की प्रक्रिया का नियमित मूल्यांकन है, जो कि रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है और यह शिक्षण में सुधार लाने में मदद करता है। क्योंकि सतत आकलन के आवश्यक तत्वों को समझने के लिए इन विकल्पों की जांच करना है। अब विकल्प ए देखिए, तो विकल्प ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सतत आकलन बच्चे पर फैसला सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्रगति को समझने और सुधारने के लिए किया जाता है, इसलिए ये गलत है। बी वाला ऑप्शन देखिए, तो बी में है इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए, तो बी सही है। क्योंकि सतत आकलन को सीखने की स्थितियों जैसे कि दैनिक गतिविधियों, परियोजनाओं आदि में निहित किया जाना चाहिए, ताकि यह प्राकृतिक रूप से हो। उसके बाद सी देखिएगा, तो सी ये भी सही है, क्योंकि यह शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने का अवसर देता है। अब विकल्प डी देखिए, तो विकल्प डी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए सतत आकलन सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार करने की गुंजाइश प्रदान करता है, इसलिए यह कथन असत्य है। केवल आपका यहाँ पे बी और सी सही हो जाएगा कि बी और सी ही सतत आकलन के आवश्यक तत्व हैं, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।